चलिए आज हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स को जानेंगे। इसको पीरियोडिक ट्रेंड्स को देखिए, पीरियोडिक ट्रेंड्स में सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड। ग्रुप्स और पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फर्स्ट ग्रुप को हम लेते हैं, किसको? फर्स्ट ग्रुप को, पहला फर्स्ट, जिसमें तुम्हारा आ जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेशियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम सेशियम सब तक रेडियो एक्टिव आ जाते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेशियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या आएगा? 1s1। लिथियम का क्या आएगा? 1s1, 1s2 लिखा नहीं, 2s1। ठीक है। सोडियम का अगर हम लोग लिखें कॉन्फ़िगरेशन तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक। पोटेशियम का लिखें तो आ जाएगा पोटेशियम का आर्गन, आर्गन तक जाएगा और इसका 4s1। इसी तरह से अगर करते जाएंगे तो यहाँ पे 5s1, 6s1, 7s1। अब एक चीज देखिए, एक चीज यहाँ पे देखो कि जब हम लोग ग्रुप में, ये किसका बता रहे हैं हम अभी? ग्रुप का। ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं, अप से लेके डाउन तक में आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो उस केस में अगर ध्यान से देखो तो ऑर्बिट नंबर इंक्रीज करता है। ऑर्बिट नंबर इंक्रीज करता है। एक से नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज कैसे कर रहा है? 1 से। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, ऐसे। तो इसमें पहला पॉइंट होगा कि n जो है यानी ऑर्बिट, उसका वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। पहला पॉइंट तो ये आ रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि किसी में भी लास्ट वाला जो सबशेल है वो चेंज नहीं कर रहा, हर में एस 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 एस। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट सबशेल नॉट चेंज, लास्ट सबशेल नॉट चेंज। समझ में बात है? तीसरे में लिखा आएगा, तीसरे में कि जो लास्ट सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है वो भी सेम है। देखोगे तो फर्स्ट एक 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 ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिलिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सबसेल, लास्ट सबशेल इज सेम। यानी जो इलेक्ट्रॉन लास्ट सबशेल में फील्ड है वो भी क्या है? सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है, 1 1 1 1 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है, ये भी लिख देते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या है? सेम है। अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी क्या होगा? सेम होगा। और वैलेंसी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये लोग लूज करते हैं। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? लूज हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन, सारे में देख लो कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। तो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनका जो वैलेंसी होगा, ये 5th पॉइंट, इनका जो वैलेंसी होगा ये भी क्या होगा? सेम होगा। यानी कि +1 +1, सॉरी, यानी कि यहाँ पे समझ में आया, हाइड्रोजन का भी क्या होगा? वैलेंसी +1, लिथियम का भी +1, सोडियम का भी +1, पोटेशियम का भी +1, रुबिडियम का भी +1, सेशियम का भी +1 और फ्रांसियम का भी +1। सबका वैलेंसी बराबर होगा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। जब सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे में सेम है तो वैलेंसी भी सब में सेम होगा। और ये सारे ग्रुप के लिए है। फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल लेके आपको सारे ग्रुप का कंसेप्ट बता दिए हैं।
तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। अब अगर हम लोग पीरियड के बेसिस पे देखें, किसके बेसिस पे? पीरियड के, तो वही बताते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं वैलेंसी को पीरियड्स में। ये किस में हम लोग जान रहे हैं? पीरियड्स में। देखिए जब भी हम लोग ये सेकंड पीरियड का हम एलिमेंट लिए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, तो इसमें जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, कहाँ पे? ऐसे जब जाते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से जब हम लोग राइट साइड जाते हैं, तो उस केस में वैलेंसी जो होता है ना लेफ्ट से राइट में, जब हम लोग लेफ्ट से राइट तक जाते हैं, इसमें जो होता है एन कांस्टेंट होता है। अगर तुम सारे का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसमें नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है। नंबर ऑफ शेल क्या है? कांस्टेंट है। जैसे फर्स्ट और सेकंड शेल, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड शेल ही है, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड शेल है, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड शेल है, इसमें भी फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, सब में जो है केवल n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2, यही दोनों सेल केवल सब में प्रेजेंट है। तो एक बात यहां से क्लियर हो जाएगा कि पहली बात यहां से क्या क्लियर हुई कि नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी n, ये क्या है? कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। किसमें? पीरियड्स में। इसमें होता है पीरियड्स में। और लास्ट सेल में, लास्ट सब सेल में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 से इंक्रीज करता है। जैसे इसमें लिखो 1 2 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8। तो लास्ट सब शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इंक्रीज करता है। लास्ट सब शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इंक्रीज करता है बाय 1, इंक्रीज बाय 1। तीसरे में अच्छा, लास्ट सब सेल में अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज करेगा तो वैलेंसी जो होगी वो फ्लक्चुएट करेगा। अगर जैसे वैलेंस इस ग्रुप्स में क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम था, जिसके कारण वैलेंसी सारे एलिमेंट्स की सेम होती थी। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि चेंज कर रहा है, तो जिसके कारण जो है वैलेंसी जो है वैलेंसी भी तुम्हारा चेंज करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि शुरुआत से लेके मिडिल तक यानी कार्बन तक वैलेंसी क्या होती है? पॉजिटिव। और यहां से लेके लास्ट तक वैलेंसी क्या होती है? निगेटिव। जैसे +1 +2, देखो लिथियम का अगर हम लोग +1 करें तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। बेरिलियम +2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। बेरिलियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज, बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। समझ में बात आई? और उसके बाद कार्बन को देखो, कार्बन का वैलेंसी होता है +-4, यानी ये लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। इनफैक्ट ये जो होता है ना शेयर करता है, जो कि हम लोग जानते भी हैं। इसके बाद से फिर निगेटिव में जाने लगता है। जैसे नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो -3, फिर -2, -1 और फाइनली 0। नियॉन का 0 हो जाएगा। नियॉन के पास तो, नियॉन को तो नहीं ना चाहिए, तो नियॉन का 0 हो गया। तो यहाँ पे देख लो मिडिल तक आते आते वैलेंसी क्या है? पॉजिटिव में, और फिर लास्ट में जाते जाते वैलेंसी क्या होगी? निगेटिव में। यानी वैलेंसी एक तरह से इंक्रीज कर रही है। वैलेंसी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण वैलेंसी भी इंक्रीज कर रही है। +1 से शुरू हुआ, +-4 तक गया और -1 यहाँ पे सबसे बड़ा होता है।
निगेटिव में -1 सबसे बड़ा होता है और पॉजिटिव में +1 सबसे छोटा होता है। तो छोटे से बड़ा यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किए तो वैलेंसी भी लेफ्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज कर रही है। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए पीरियोडिक ट्रेंड्स में अब हम लोग जानते हैं एटॉमिक रेडियस को। एटॉमिक रेडियस बोलो या साइज बोलो, एटॉमिक साइज या रेडियस, इसको अब हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये पहला शेल है। न्यूक्लियस और ये जो लास्ट सेल होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट सेल, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एटॉमिक रेडियस। इसी को हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट सेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। अब इसमें एक चीज जानिए, कटायन और अनायन। कटायन क्या होता है? पॉजिटिव। अनायन क्या होता है? निगेटिव। कटायन कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अनायन कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर लूज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर घट रहा है, तो जैसे इसका ऐसे समझो, जैसे एग्जांपल से समझो, सोडियम है Na, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1, यही होता है कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल। अगर हम लोग Na प्लस का देखें, किसका? Na प्लस का, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, यही होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। दोनों में शेल किसका घटा है? दोनों में ऑर्बिट किसका घटा है? इसका। क्योंकि इसमें जब इस पे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो केवल कितने ऑर्बिट इसके पास बचे? 2। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया था तब कितने ऑर्बिट थे? 3। तो ऑर्बिट क्या हो रहा है? घट रहा है। ऑर्बिट क्या हो रहा है? घट रहा है। तो अगर n का वैल्यू घटे, अगर n का वैल्यू घटे तो कटायन का साइज भी क्या होगा? छोटा होता जाएगा। n is directly proportional to size of cation। इसको ऐसे समझो, जहां पे n क्या है? ऑर्बिट नंबर। n क्या है? ऑर्बिट नंबर। अगर ऑर्बिट का साइज बढ़ता है तो कटायन का साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसको ऐसे मत समझो, देखो एक और तरीका बताते हैं। यहाँ पे तुम खुद देखो, कंपेयर करो, Na प्लस में कितने ऑर्बिट है? 2, एक फर्स्ट एक सेकेंड। और सोडियम के एटम में ये क्या है? सोडियम का एटम है और ये सोडियम का आयन है। आयन बोलो या कटायन बोलो, तो ये सोडियम का कटायन है। तो उसमें जो है कितने ऑर्बिट है? 2। और सोडियम के एटम में कितने ऑर्बिट है? 3, 1 2 3 है। तो सोडियम का जो एटम है, क्या है? एटम, ये बड़ा होगा सोडियम के कटायन से। ये चीज यहां रखना है कि साइज ऑफ कटायन इज स्मॉलर देन इट्स एटम। साइज ऑफ कटायन इज स्मॉलर देन इट्स एटम। वहीं साइज ऑफ अनायन इज ग्रेटर देन इट्स एटम। यानी अगर यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लोरीन और F माइनस, तो इसमें F माइनस बड़ा होता है। कैसे? देखो देखो कैसे होगा, इसको बहुत कॉमन सेंस है। फ्लोरीन और F माइनस,
माइनस में, हाँ, तो इसको अगर हम लोग लिखे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p 5, 1s2 2s2 2p 5, और यहाँ पे ये निगेटिव है यानी एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया। निगेटिव साइन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो यानी कि ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p 6। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, क्या, इसमें ऑर्बिट सेम है, इसमें ऑर्बिट सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का संख्या तो देखो, अनायन में ये फ्लोरीन का क्या है, अनायन है, और ये जो है फ्लोरीन का एटम है। तो फ्लोरीन के एटम में लास्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, यानी कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के पास कितना है, 5, और फ्लोरीन के अनायन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। फ्लोरीन के अनायन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, तो बड़ा कौन होगा, 6। तो फ्लोरीन और F माइनस में बड़ा कौन होगा, ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो साइज ऑफ अनायन इज ग्रेटर देन इट्स एटम। अब अनायन यानी निगेटिव चार्ज जो होगा, अनायन मतलब निगेटिव चार्ज, इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज बड़ा होगा अपने एटम से, और कटायन का साइज छोटा होगा अपने एटम से। ये यहाँ पे समझना था। तो ग्रुप में क्या होता है, एक चीज बता, अभी हम बताएं ग्रुप में क्या होता है, n का वैल्यू इंक्रीज करता है कि कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज करता है। ऊपर से नीचे जब ग्रुप में आते हैं तो n का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है, और अगर n का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा तो न्यूक्लियस और लास्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियस और लास्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और अगर वो डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, यानी कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेडियस भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो जो लास्ट सेल है और न्यूक्लियस है उनके बीच का दूरी बढ़ेगा, तो एटॉमिक रेडियस भी है जो है वो बढ़ता जाएगा, और रेडियस अगर बढ़ेगा किसी भी चीज का, अगर दायरा रेडियस अगर बढ़ता है तो उसका साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। समझ में बात आई। तो ग्रुप में साइज जो होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज करता है। समझ में बात आई। अब पीरियड्स की अगर बात करें, किसकी, पीरियड्स की, तो उसको समझो। देखिए अगर हम लोग फिर से सेकेंड पीरियड को ही लेते हैं, किसको, सेकेंड पीरियड को, सेकेंड पीरियड में तुम्हारा कौन कौन एलिमेंट आ जाता है, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, यही सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो लिथियम में प्रोटॉन कितना होगा, 3, जितना उसका एटॉमिक नंबर यानी 3p+ है, इसमें 4p+ होगा, इसमें 5p+ होगा, इसमें 6p+ होगा, इसमें 7p+ होगा, इसमें 8p+ होगा, इसमें 9p+ होगा, और नियॉन में 10p+ होगा। अब यहाँ पे तुम्हारा n का वैल्यू पीरियड्स में क्या रहता है, अभी हम डिराइव किया तो उसमें बताए थे कि जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट नंबर होते हैं वो पीरियड में कांस्टेंट होते हैं। तो पीरियड में अगर ऑर्बिट नंबर कांस्टेंट होते हैं तो नंबर ऑफ कांस्टेंट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन कितना भी दूर लास्ट से, जैसे न्यूक्लियस का ये क्या है, सारे p+ क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियस कहाँ पावरफुल है, नियॉन का, और सबसे कमजोर किसका, लिथियम का। तो क्योंकि जैसे ये अगर तुम्हारा न्यूक्लियस है और ये तुम्हारा सेल है,
तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है अगर इससे जंप करके इसी में चले जाए, है ना, यहाँ पे पहले से बहुत सारे अगर इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए इसमें, तो इसके आगे तो वो जा नहीं सकते क्योंकि n का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, n का वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसके आगे जो है वो तो फिर ये जाएंगे नहीं। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो जो प्रोटॉन्स है यानी P+ जो है न्यूक्लियस में, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी जैसे 3p+, 4p+, 5, मतलब जो प्रोटॉन्स है, जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही जगह आके कांस्टेंट हो जा रहे हैं ना, n का वैल्यू कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो p+ का वैल्यू क्या आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जैसे जैसे प्रोटॉन का संख्या इंक्रीज करता जाता है, न्यूक्लियस क्या होगा, पावरफुल होता जाएगा, न्यूक्लियस क्या होता जाएगा, पावरफुल होता जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो भी बढ़ता जाएगा, जिसके कारण न्यूक्लियस पावरफुल होता जाएगा, और इन लोग को भागने के लिए कोई जगह नहीं होगा, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, एक एक करके सबको अपनी तरफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचने लगेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सारे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। तो उस केस में क्या होगा, सबको अपनी तरफ खींचने लगेगा, और सबको अगर अपनी तरफ खींचने लगेगा तो एटॉमिक का जो साइज है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, पीरियड्स में एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, श्रिंक करता है, घटता है। इतना बात समझ में आए। चलिए, इसी में एक छोटा सा टर्म आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जो बोलना है बोल दो। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे उनको बताते हैं, पहले बताओ ये कौन सा एटम है, ये आपका नाइट्रोजन, ये क्या है, नाइट्रोजन है, जिसमें 7p+ चार्ज है। अब नाइट्रोजन क्या है, एक गैसियस स्टेट में है, यानी गैसियस एटम है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अगर गैसियस एटम है तो वो नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल्स का टेंडेंसी होता है भीख मांगना, मतलब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, वो किसी चीज को दे नहीं सकते, वो भिखारी होते हैं, वो चीजों को लेते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी उनके पास नहीं होता है। तो उसी तरीके से नाइट्रोजन भी क्या करेगा, वो इसके पास 7p+ चार्ज है और 7 प्रोटॉन है। अब 7 प्रोटॉन है तो हम लोग इसको जबरदस्ती क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, जबरदस्ती क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। तो ये जो एनर्जी हम लोग दिए, तो इस जितना एनर्जी दिए उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो लास्ट सेल में से उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, यानी इतना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लास्ट सेल में से उतने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और जैसे ही वो उस लूज करेगा तो उस केस में जो हम लोग एनर्जी दिए, उस केस में जो एनर्जी दिए, यही एनर्जी तुम्हारा क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स लास्ट सेल इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, पी, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो बोलते हैं। समझ बात है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, रखते हैं।